डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचकदार होने वाली है, क्योंकि आज आपके हिंदी में मैंने 50-50 लेकर के आया हुआ हूँ, अर्थात 50 बहुविकल्पी आज इस वीडियो में है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और इसी बहाने आपका जो है 50 बहुविकल्पी तैयार हो जाएगा। इन 5 मिनट में जो है, इन 10 मिनट में आपके 50 बहुविकल्पी कंप्लीट हो जाएंगे। और आज सभी वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और आप यह भी देखिएगा आपको 50 में से जो है कितने बहुविकल्पी का उत्तर आपको आता है। तो चलिए बिना देर किए 50-50 का यह प्रथम क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आप सभी इसको ध्यान से सुनना और अपने मन से भी अपने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलना, ताकि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वह भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यह रहा आपका पहला क्वेश्चन कि निम्न कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचानना होगा। ठीक है, जैसे पहला क्या दिया है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा क्या है, जो त्रिवेणी है क्या उसको रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, क्या रामचंद्र शुक्ल की यह कहानी है। फिर तीसरा क्या पूछे हैं, शिक्षा और संस्कृति क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। फिर अगला पूछा है घ नंबर कि अजंता भगवत शरण उपाध्याय की नाटक है या नहीं। यह जो वीडियो है 10 और 12 दोनों के लिए है, ताकि इसे दोनों लोग ध्यान से समझिएगा और पहचानते हुए चलिएगा। तो देखिए इसमें आपका सही हो जाएगा ये ग नंबर, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। ठीक है ना, तो ग नंबर आपका इसमें से सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बर्फ की गुड़िया, ये जो बर्फ की गुड़िया है इसको लिखने वाले कौन हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जयशंकर, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से आप सोचिए। दूसरे का हमारा सही हो जाएगा ख नंबर, जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। अब तीसरे पर चलते हैं, कलकत्ता से पीकिंग। कलकत्ता से पीकिंग यह कौन सी विधा है। यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है। तो कलकत्ता से जो पीकिंग है यह हमारा हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें यात्रा वाली बात बताई गई है, तो यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्तांत। तो इसमें से तीसरे का नंबर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 पर। देखिए कि मिलान दिया गया है और हम सबको मिलाना है, ठीक है ना, किसमें से कौन सा सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न नंबर 4 का है। प्रश्न क्या पूछा है, महादेवी वर्मा दिया है, बिहारी लाल, अज्ञेय, बैथी शरणगुप्त। ये लोग जो है किसी युग से ये लोग हैं, उनके बारे में हमको बताना होगा। ठीक है, तो जैसे जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। सबको पता है कि वह हो जाएंगे हमारे छायावादी युग में, अर्थात 4 नंबर। ठीक है, ए का 4 हो गया। फिर बिहारी, सबको पता है कि बिहारी लाल जी किस काल के कवि हैं, जीत काल के कवि हैं, तो 4 सही हुआ और उसके बाद 3 सही हुआ। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या दिए हैं, सी नंबर अज्ञेय। अज्ञेय तो सबको पता है भाई, वो तो प्रयोगवाद के हैं। और महर्षि शरणगुप्त किसके हैं, द्विवेदी युग के हैं, अर्थात 4 3 2 1। इसे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये का नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 3 2 1। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि महादेवी वर्मा वो जो है जो छायावादी युग की लेखिका है, बिहारी लाल जी रीत काल के हुए, अज्ञेय हमारे किसके हुए, प्रयोगवाद के हुए, और महर्षि शरणगुप्त किस युग के हैं, वह हमारे द्विवेदी युग के हैं, और महादेवी वर्मा मैंने बता दिया क्या, छायावादी युग। तो इस प्रकार से हमारा 4 3 2 1 कहाँ मिल रहा है, ये का नंबर। ठीक है ना, तो चौथे का क्या है, का नंबर हमारा सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। जो घुमक्कड़ है ना, इसके लेखक कौन है। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय। तो जो है मोहन, ये घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक होंगे वह हमारे होंगे कौन सा, राहुल सांकृत्यायन। कौन से होंगे, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं।
अब चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 पर। रीत काल के किस कौन से कवि हैं जो वीर रस की रचना करते हैं? घनानंद, बिहारी, भूषण, सेनापति। तो पता होना चाहिए कि जो भूषण जी हैं वो रीत काल के कवि हैं और इनकी सभी रचना जो है वीर रस की रचना इनकी होती है। तो इस प्रकार से हमारे छठवें का सही हो जाएगा भूषण अर्थात ख नंबर। अब आगे चलते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछता है। एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार, हजारों बार कर सकते हो, लगभग हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। 1953 है, 35 है, 43 है, 1919 है। तो जिसको याद है वो बता ही देगा कि जो है तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1943 ईस्वी की शुरुआत हुआ था। ठीक है ने, 1943 सही हो जाएगा 7 का हमारा ख नंबर। अब आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 पर। दीप शिखा के रचनाकार कौन है? दीप शिखा के रचनाकार कौन है? ये निराला जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो दीप शिखा के जो रचनाकार हैं वह हमारे हो जाएंगे कौन? महादेवी वर्मा। दीप शिखा, यामा, ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9 पर। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा के रचनाकार कौन है अर्थात इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो चिदम्बरा के जो लेखक हैं वह हमारे कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप सभी लोग जो है ऐसे ही अच्छे ढंग से आप पढ़ते हो चलिए और अपने मन से भी आप उत्तर देते हो चलिए कि आपका उसमें कौन सा सही होगा। तो 9 का हमारा सही हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत अर्थात चिदम्बरा के रचनाकार हैं ये। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक जो निकाला गया था, पत्रिका प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन है? ये तो बिना पढ़े सब मालूम है कि कौन होंगे? अज्ञेय होंगे। ठीक है ना, अज्ञेय का पूरा नाम यही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है ना, तो तार सप्तक के अज्ञेय जी संपादक थे। अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर कि हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। ये कौन सा रस है? तो पता ही होगा, ये तो भाई हास्य रस आ गया, ये तो करुण रस एग्जाम में आएगा क्योंकि दोहरे रस हाई स्कूल वालों को पढ़ना है। तो हास्य मतलब जहाँ जिसको पढ़ने पर हंसी आ जाए, है ना, और जिसको पढ़ने पर नहीं आ रही वो हमारा हो जाएगा क्या? करुण रस। इसमें हमारा सही हो जाएगा 11 का ख नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करुण रस भी है, ठीक है, और श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार का जो वियोग श्रृंगार है उसका भी यह क्या है? एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से उसके गुण धर्म रूप से तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताओ, जल्दी बताओ। उसे कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है ना, तो 12 का हमारा सही हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों मैंने देशभक्त चंद्रशेखर पाठ भी आपको पढ़ा दिया हूँ और आप जा कर के वीडियो में आप इसे देख लीजिए ताकि इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन पूछें, जो भी इसका अर्थ पूछे, आप फटाफट इसका अनुवाद, इसके प्रश्नोत्तर आप बिना झिझक आप दे सकते हो। ठीक है ना, अब चलते हैं आपके प्रश्नोत्तर नंबर 13 पर। क्या पूछते हैं भाई कि रोला में जो यति लगता है, यति माने क्या होता है? विराम, और गति माने क्या होता है? आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, वहाँ पर आपको चलते रहना है। तो रोला में विराम कहाँ कहाँ होता है, यति कहाँ कहाँ लगता है, अर्थात कामा कहाँ लगे, आप ये भी समझ सकते हो। 11-13 पर, 12-10 पर, 13-11 पर, इनमें से कोई नहीं। तो रोला में जो यति लगता है वह लगता है हमारा किस पे? 11 और 13 पर, 11 और 13 पर। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, अपमान। ये जो अपमान शब्द लिखा है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अप, मान, अ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप, जल्दी सोचिए कि 14 नंबर का उत्तर क्या सही होगा। बहुत अच्छा, इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? अपमान का जो उपसर्ग है वो हमारा होगा क्या? अप होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। त्रिवेणी में कौन सा समास रहेगा? त्रिवेणी, अब देखिए मैंने बता दिया था आपको, एक वीडियो में समास पर जरूर डालूंगा कि किस प्रकार से समास को पहचानना है। तो आपको पता होगा संख्यावाची शब्द जिसके शुरुआत में आते हैं वह हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास, अर्थात त्रिवेणी हो गया, खटकोण हो गया, पंचमुखी हो गया, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, है ना, ये सभी किसमें आते हैं? हमारे द्विगु समास है। गुड, बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि हिमांशु, सुधांशु, इंदु ये किसके पर्यायवाची रहेंगे?
सूर्य के, चंद्रमा के, पृथ्वी के, आकाश के। तो हिमांशु, सुधांशु और इंदु ये किसके पर्यायवाची हैं? सिंपल सी बात है, ये हमारे किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलते हैं हम 17 नंबर पर। मैंने बता दिया था एक रूप आपसे जरूर पूछेगा और आपको याद भी करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आ जाए तो ये नंबर आपसे छूटे ना। विभक्ति और वचन जरूर पूछ जाए। जैसे इसमें पूछ लिया युष्मद का विभक्ति बताइए और वचन बताइए। क्या षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन। तो जो इसको याद किया रहेगा वही इसमें इसको कर सकता है, बाकी इसमें आप गेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो देखो युष्मद का यह जो युष्मत शब्द है यह हमारा पंचम विभक्ति है और बहुवचन का है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा? गा नंबर हमारा इसमें से सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है था इसकी विशेषता वाक्य की नहीं है? सार्थकता, जिज्ञासा, विधेय और सानिध्य। ठीक है ना, सानिध्य। अब देखिए उसके बाद जो है सार्थकता, जिज्ञासा और सानिध्य है ना, ये तुम्हारे हो जाएंगे। अर्थात इसके जो है हमारे सही हो जाएंगे गा नंबर। ठीक है ना, गा हमारा क्या विधेय नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य की तत्व नहीं है? ये विधेय नहीं है। बाकी वाक्य में वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक होना चाहिए वाक्य आपको। ठीक है, जिज्ञासु जानने की इच्छा होनी चाहिए, किसी के सानिध्य में होना चाहिए, किसी के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? विधेय। देखिए आप ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में नहीं पर आप जरूर फोकस करिएगा। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ये क्या कर्ता के अनुसार बदल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो जो कर्ता, अगर हमारा लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है, अगर ये बदल रहे हैं तो हमारा इसमें तुरंत क्या सही हो जाएगा? कर्तरी। ठीक है ना, कर्तर। अगर कर्ता आ गया, जैसे कर्ता के का बदल रहा है लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार, उसे तुरंत क्या कहेंगे? कर्तरी प्रयोग कहेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? मैंने बता दिया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जो भी शब्द होंगे सभी क्या होते हैं? हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो इसमें संज्ञा भी दिया है, सर्वनाम भी दिया है और विशेषण भी दिया है, अर्थात तीनों हैं। इसलिए हमारा क्या से हो जाएगा? उपयुक्त सभी, अर्थात 20 नंबर का हमारा सही हो जाएगा घा, क्योंकि इस विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। किस पर चलते हैं? 21 नंबर प्रश्न पर। बहुत अच्छा। क्या पूछे भाई कि इनमें से कौन सा सही है उसे हमें पहचानना होगा। क्या दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार, हाँ ये बिल्कुल सही। खा नंबर बिल्कुल सही है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह क्या है? प्रसिद्ध एक अच्छे निबंधकार थे। बाकी सभी गलत हैं। ठीक है ना, का नंबर भी गलत है। तो तीनों गलत हैं, इसका हमारा सही हो जाएगा खा नंबर से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो वही प्रश्न फिर से पूछ लिया है कि घुमक्कर शास्त्र किसने लिखा है? जल्दी बताओ आप लोग। मोहन राकेश, धर्मी भारती, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय। तो कौन लिखा है? राहुल सांकृत्यायन लिखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप सभी लोग जो है तैयारी करिए ताकि जो है एग्जाम बहुत ही अच्छे आप सबके चले। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पंचांग दर्शन कौन लिखा है? क्या पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं भाई? मथुरा नाथ शुक्ल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाल्लाह खान। देखो ये तीनों बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। तो चौथा हमारा सही है क्या? ये का नंबर मथुरा नाथ शुक्ल जी ने पंचांग दर्शन लिखे थे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ये इससे कम दिख रहा है थोड़ा सा, बल्कि यही ठीक है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक कौन है? जैसे जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसको लिखने वाले हमारे हैं कौन? जल्दी सोचिए। हाँ बहुत अच्छा, जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है ना, जिसका नहीं सही हो रहा है वो बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है ना, वो इस वीडियो को देखते रहिए। अभी मैं इस पर 100 बहुविकल्पी भी मैं लाऊंगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसे आप देख लेना जाते जाते, उसमें से निश्चित रूप से फंसेगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, ये आप देख लेना। ठीक है ना, चलिए तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है ना,
बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? ये प्रथम कहानी, प्रथम कविता, ठीक है ना, प्रथम नाटक, ये सभी आप याद कर लो ना, ठीक है ना। तो कौन सी है? कफन होगी, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से, प्रथम कहानी कौन सी है? तो सबको पता होगा, जो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको यह जरूर पता होगा कि हिंदी की प्रथम कहानी हमारी कौन सी है? इंदुमती है, ठीक है। कौन सी है? इंदुमती है। अब अगला प्रश्न है अंजलि, ठीक है ना। अंजलि जो है काव्य रचना है, इसको किसने लिखा था? वियोगी हरि, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार, रामदास त्रिपाठी। तो अंजलि जो काव्य है, इसके रचनाकार हमारे होंगे राम कुमार वर्मा। कौन होंगे? राम कुमार वर्मा अंजलि काव्य के रचनाकार हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हरी घास पर क्षण भर, क्या? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हरी घास पर क्षण भर, इसके रचनाकार हमारे हो जाएंगे अज्ञेय, हीरानंद वाले अज्ञेय, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि साकेत के रचनाकार कौन है? भाई साकेत सबको पता होगा, मैथिली शरण गुप्त, तुरंत इसको कर देना, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है ना। साकेत हमारे कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको लिखे हैं। बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखा है? अज्ञेय, नागेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है उसको लिखने वाले कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत अच्छा। इस प्रकार से विद्यार्थी जो है, हमने जो इस बार का जो प्री बोर्ड आया था, मैंने उसको सॉल्व कराया हूँ, उसे जा कर के आप मिला लो, है ना, क्योंकि यह भी प्री बोर्ड आप दिए होंगे और आप पढ़ भी लो, ताकि जो आप भी आपको समझ में आए बात, वो जा कर के आप उसमें देख लो, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है भाई कि मिलान करना है। देखिए, एक मिलान करने वाला जो है इसमें से आपको जरूर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलान करने वाला आपको इसमें से जरूर आना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अच्छा किस युग के कवि हैं? ये भी दे रहा है, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है किस युग के कवि हैं? वह हमारे हो जाएंगे छायावादी युग। कौन से हो जाएंगे? हमारे छायावादी युग में। उसके बाद जो अयोध्या उपाध्याय है, ये हमारे किस में हो जाएंगे? तीसरे में, है ना। और अज्ञेय हमारे किस में हो जाएंगे? मैंने ऊपर भी जो हल कराया था उसमें बताया था कि जो अज्ञेय है हमारे किस में जाएंगे? वो प्रयोगवाद में जाएंगे। और जो केशव दास है वो हमारे जाएंगे किसमें? रीतिकाल में, ठीक है ना। फिर से देख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस में जाएंगे? छायावाद, अर्थात हमारा 1 का 4 हो गया। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वो किस में जाएंगे? वो जाएंगे हमारे किस में? ये जाएंगे द्विवेदी युग में, अर्थात 4 के बाद क्या से हो जाएगा? 3, ठीक है ना। अर्थात 4 3, ये देखो का नंबर बिल्कुल माँ से हो गया। आगे देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो 4 3 2 1, क्योंकि 2 हो जाएगा। अज्ञेय किस में जाएंगे? प्रयोग में जाएंगे। और केशव किस में जाएंगे? रीतकाल में जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 10 का नंबर हमारा सही हो गया है। बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस जो है किसका स्थायी भाव है? एकदम हलवा क्वेश्चन है। किसका है भाई? हास्य का, शोक का, भय का, रौद्र का। तो हास्य रस किसका स्थायी भाव है? वो हमारा किसका हो जाएगा? हास्य का। अगर ये भी गलत करोगे तो समझो आप एग्जाम देने लायक आप हो ही नहीं। तैयारी और अच्छे से करिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 11, 16, 13, 24। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आप समझिए किसकी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोला में कुल कितने चरण होते हैं? देखो, रोला में भी क्या है, कितने चरण होते हैं बताना होगा। 2 4 6 8, है ना। तो रोला में भी कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। तो 6 चरण किस में होते हैं? कुंडलियम होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न है, आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? वि, मान, अक, आ। तो आकर्षण में कौन सा लगा है उपसर्ग? हमारा घ नंबर अर्थात आ लगा है, ठीक है ना। आ लगा है, अर्थात 14 का सही हो जाएगा हमारा घ नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें सब पहला हमारा संख्यावाची शब्द आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुरंत बताया, जहां पर आपको संख्यावाची शब्द पहले मिले वहां आपका तुरंत सही हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है ना। तो शताब्दी के समास से हो जाएगा क्या?
का नंबर। बहुत अच्छा। अब आगे पूछे कि रात का तत्सम तद्भव भी आता है 1 नंबर का, ठीक है ना। तो रात का तत्सम क्या होगा, तत्सम तद्भव किसे कहते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने वीडियो उसको डाला हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि जो तत्सम होता है वह बिल्कुल संस्कृत का शब्द होता है, वह बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है, और जो तद्भव होता है हम आप उसको अपने प्रयोग में उसे यूज करते हैं ना। तो रात का क्या हो जाएगा हमारा, रात दिन निशा इनमें से कोई नहीं, तो रात का तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। रात का तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, ठीक है ना। पंचमी विभक्ति का बहुवचन तद स्त्रीलिंग में क्या होगा, ताभ्य ताभ्याम तयो ताभि। इसको जान लो, पंचमी विभक्ति में जो बहुवचन होता है हमेशा ताभ्य, ये जान लो। लास्ट में जो यह लगता है ना वह तुरंत समझ जाइए कि यह जो है क्या है, बहुवचन ही इसका होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वो उसे क्या कहा जाएगा। उद्देश्य के बारे में जो सूचना दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विधेय शब्द पदकम जिज्ञासा। देखो, वाक्य का ऐसा शब्द जो यह बताता है कि इस वाक्य का उद्देश्य क्या है उसे कहा जाता है विधेय, ठीक है ना। आप भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वाक्य का वह भाग जो हमें सूचना दे देता है कि यह वाक्य देने का उद्देश्य क्या है, जो उद्देश्य का देता है सूचना उसे कहते हैं विधेय। बहुत अच्छा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, ध्यान दीजिएगा, लिंग वचन और पुरुष, तो क्या बता रहे हैं, कर्म के, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कर्म आ गया तो हमारा सही हो जाएगा क्या, कर्मणि प्रयोग। और अगर यहाँ पे कर्ता आ गया या कर्ता आ गया तो हमारा सही हो जाएगा क्या, कर्तव्य प्रयोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या आया है, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो जाएंगे तो हमारा क्या से हो जाएगा, का नंबर से हो जाएगा। अगर ऊपर वाले की तरह अगर यहाँ पे कर्ता दिया होता तो कर्तव्य प्रयोग से हो जाएगा, इसमें कर्म दिया है तो कर्मणि प्रयोग से हो जाएगा। बहुत अच्छा, गुड, ऐसे आप समझते हो। चलिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इसका उत्तर आप स्वयं आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोगे, ठीक है ना। कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उसे क्या कहते हैं। इसका लास्ट वाले का उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो पूरा वीडियो देखे होंगे, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे करके जाएंगे। तो चलिए, इस प्रकार विद्यार्थी जो भी आपके घर में पढ़ने वाले होंगे 12 में, ठीक है, उनके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डाल देता हूँ, वो भी हिंदी पढ़ें और वो भी जो जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, चाहे ग्रामर हो चाहे पाठ का जो भी हो, उसे पढ़ते रहिए ताकि उनका नंबर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आता रहे। इस प्रकार विद्यार्थी आप सबके जो 50-50 का जो क्वेश्चन था वह बिल्कुल क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब आप कमेंट बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा एग्जाम में कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। अभी आपके पास क्या समय बहुत है, आप जो अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है ना, तैयारी करिए। अभी समय इतना है कि आप हिंदी को 2 बार पढ़ सकते हो, ठीक है ना, तैयारी करने के बाद। इस प्रकार विद्यार्थी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़िए, ठीक है, ताकि उसमें आपका भी उसमें विशेष रूप से आपका लाभ हो।